हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मन, और यह एक पूरक पठन है। मन यह कविता कवि विकास परिहार द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 4 अगस्त 1983 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ कस्बे में हुआ। सन 2000 से सन 2006 तक उन्होंने भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वे पत्रकारिता में उतरे और अब वो रेडियो से भी जुड़े हैं। साथ ही साथ साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वे नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पत्रकारिता विषय में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से किया है। आज हम जो मन कविता पढ़ने जा रहे हैं वह हिंदी साहित्य के बहुत सारी जो अलग अलग विधाएं हैं उन विधाओं में से सबसे नवीनतम विधा हाइकू है। अगर हम हाइकू की बात करें तो यह जापानी साहित्य की प्रमुख विधा है और वर्तमान की सबसे चर्चित विधा के रूप में यह स्थान लेते जा रही है। मतलब यह जापान में शुरू हुई थी, लेकिन अब यह पूरे विश्व भर में फैल रही है और उसके साथ साथ बहुत सारे जो साहित्य की विधाएं हैं उनकी जगह ले रही है। हाइकू मात्सुओ बासो द्वारा 17वीं शताब्दी में जापान की कविता के रूप में उदित हुई थी और आज यह विश्व साहित्य निधि बन चुकी है। हाइकू 17 अक्षर में लिखी जाने वाली सबसे छोटी कविता है। इसमें 3 पंक्तियां रहती हैं। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में फिर से 5 अक्षर। इस प्रकार से उसे लिखा जाता है। और जो संयुक्त अक्षर होते हैं वह इसमें एक ही अक्षर गिने जाते हैं। अभी जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, अगर हम सुगंध की बात करें तो सुगंध का सु जो है वो उसका पहला अक्षर रहेगा, ग दूसरा अक्षर रहेगा और आधा ना और धा ये उसका तीसरा अक्षर रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर 17 अक्षरों का हाइकू लिखा जाता है। तीनों वाक्य अलग अलग होने चाहिए। मतलब एक वाक्य को 5, 7, 5 के क्रम में तोड़कर नहीं लिखना है, बल्कि 3 पूर्ण पंक्तियां होनी चाहिए। मतलब हाइकू की एक अनिवार्य जो नियम है वो यह है कि जब भी हम हाइकू लिख रहे होते हैं तो उसमें जो वाक्य होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, जो भी उनका अक्षर का नियम दिया गया है उसके हिसाब से। अगर हम ये सोचें कि हम कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं और उसको अक्षर के हिसाब से बांटकर पहले 5 अक्षर फिर 7 अक्षर और फिर 5 अक्षर में लिख दे तो उसे हम हाइकू नहीं कह सकते हैं। यह हाइकू लिखने के जो नियम है उसके विरुद्ध है। हाइकू या साहित्य का एक ऐसा विषय है जिसमें अपने भावों को अधिक से अधिक महत्व देकर किसी भी एक बात को कम से कम शब्दों में किस प्रकार से हम लोगों के सामने रख सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं, उसकी कला है। और इस कविता में कवि ने अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की सफल कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब देखो इसमें घना अंधेरा ये 5 अक्षर का, चमकता प्रकाश ये 7 अक्षर का और अधिक ये 5 अक्षर का। अब घना अंधेरा ये अलग एक सेंटेंस है जिसका एक मतलब निकल के आता है कि चारों ओर क्या है, घना अंधेरा है। फिर चमकता प्रकाश मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश चमक रहा है। इस प्रकार से इसका एक अलग वाक्य बन के आता है। और अधिक, और मतलब वो प्रकाश क्या है और अधिक चमक रहा है। इस प्रकार से मतलब ये जो तीनों सेंटेंस है वो अलग अलग हैं और उनमें कम से कम अक्षर का यूज़, मतलब पहले में 5 अक्षर का, दूसरे में 7 अक्षर का और तीसरे में 5 अक्षर का। मतलब पूरे कुल मिला के 17 अक्षर में ये पूरी पंक्ति लिख दी गई है। तो यही क्या है, हाइकू की विशेषता है। अब हम इसकी मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि हमें ये बता रहे हैं
कि जब भी शाम हो जाती है तो शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद चारों ओर अंधकार छा जाता है। चारों ओर मतलब हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और ऐसे समय पर जो दिया होता है, वो दिया या फिर जुगनू क्या होते हैं, उस अंधेरे से लड़कर सामने आते हैं और अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और उस चारों ओर के अंधेरे में वो अपने आप को और भी ज़्यादा अधिक चमकदार बनाते हैं या फिर चमकते हुए दिखाई देते हैं। सेम उसी प्रकार से जो मनुष्य होते हैं, उनके जीवन में भी चारों ओर अंधकार मतलब कि अलग अलग परेशानियां रहती हैं, समस्याएं रहती हैं। हमें उन समस्याओं से लड़कर जुगनू या फिर दिए की तरह सामने आना है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, सफल बनाना है। यही संदेश हमें जो कवि हैं वो इस पंक्ति से दे रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस को और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो सुबह है और चारों ओर रोशनी ही रोशनी है, और उस रोशनी में अगर आप कोई भी दिया जलाओ या फिर जुगनू आ जाए तो उसकी चमक हमें वहाँ पे पता नहीं चलेगी या फिर ना के बराबर रहेगी। लेकिन जब अंधेरा रहता है तो अंधेरे में जब जुगनू या फिर दिया जलते हैं तो उनकी चमक बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और इतने घने अंधेरे में अगर वो हमसे काफ़ी दूर भी हो तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं, उसकी चमक को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जो चीज़ चाहिए वो उसको आराम से मिलते जा रहा है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे असली जो सुख होता है उसके बारे में नहीं समझ में आएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया और लास्ट में जाके वो सफल हो गया, तो जो सुख उसे मिलेगा उस सुख का अनुभव पहला व्यक्ति नहीं कर सकता है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपनी हर एक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाना चाहिए। और साथ ही उसके अंदर जो भी डर है उस डर को अपने हौसले से दूर भगाना चाहिए ताकि वो अपनी चमक को पूरी दुनिया के सामने रख सके। नेक्स्ट पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए और फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो उसका जो फल है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम फल के बारे में ही सोचते रहे तो ना ही हम काम कर पाएंगे और ना ही जिंदगी का कोई सुख ले पाएंगे। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। मतलब कर्म करते जाओ और फल कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। और इसीलिए हमें भी फल के बारे में ना सोचकर अपना काम करते रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज का सुख भी गवा देंगे। नेक्स्ट पंक्ति है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस पंक्ति में कवि हमें ये बता रहे हैं कि जो दुनिया है वो एक बहुत बड़ा समुद्र है और हमारी जो लाइफ है, हर एक मनुष्य की जो लाइफ है वो उसमें चल रही एक नाव है। अब देखो, अगर समुद्र है, समुद्र में तूफान आता है तो बहुत सारे नाव रहते हैं जो उससे टकरा कर उसका सामना करके पार निकल जाते हैं, और जो कमज़ोर नाव रहती है वो वहीं पर डूब जाते हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। सेम उसी प्रकार से जो मनुष्य है उनकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, प्रॉब्लम्स आती है। जिस तरह नाव तूफान का सामना करके समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, उसी प्रकार से हर एक मनुष्य को अपनी लाइफ की हर एक समस्या को सॉल्व करके उसका सामना करके पार निकलना है। अगर हम कमज़ोर पड़े तो हमारी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है या फिर ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए हमें हिम्मत से उन समस्याओं का सामना करना है और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाना है या अपनी लाइफ को मोक्ष तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम कमज़ोर पड़े तो हमारी मदद करने वाला
यहाँ कोई नहीं होगा। इसीलिए कवि ने सवाल पूछा है कि तुम्हारी जीवन की नैया कौन संभालेगा। नेक्स्ट पंक्ति है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि ने जो फागुन महीना होता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो ये कह रहे हैं कि जब फागुन महीना आता है तो चारों ओर जो रंग बिरंगे रंग है वो फैल जाते हैं। अब अगर हम फागुन महीने की बात करें तो वो बसंत ऋतु का पहला महीना होता है, और जिस महीने में चारों ओर हमें हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल उगे हुए दिखाई देते हैं। कहीं हमें सरसों के पीले पीले फूल दिखाई देते हैं, कहीं आमों के बौर लगते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं अलग अलग जो प्रकार के रंग बिरंगी फूल है वो सजे हुए दिखाई देते हैं। और इसी के वजह से जो पूरी प्रकृति है वो रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब जो अलग अलग फूलों के कलर है उनकी जो सुंदरता है वो फागुन महीना लेकर आता है, जिसके कारण प्रकृति में बहुत ही सुंदर बदलाव हमें दिखाई देते हैं। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का जो मंथ होता है वो फागुन महीने के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र ये साल का पहला महीना होता है और फागुन ये आखिरी, और फागुन के बाद जो हिंदू होते हैं उनका नया साल शुरू होता है। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कुछ दिन फरवरी के और कुछ दिन मार्च के मिलाकर फागुन महीना रहता है। नेक्स्ट पंक्ति है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि ये कह रहे हैं कि जो गुलाब का फूल है वो कांटों के बीच में भी रहकर हमेशा खिलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, और वह सबका प्रिय फूल होता है। सभी को उसकी जो सुंदरता है वो सबको बहुत पसंद आती है। उसके साथ साथ ही वो क्या करता है, उसकी जो सुगंध है उसको चारों दिशाओं में फैला देता है। सेम उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है उसे उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सामना करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो उसका जो कार्य है उस कार्य के सुगंध से वो क्या कर सके, अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सके, और जिसके कारण वो बाद में प्रेरणादायी बन जाएगा। प्रेरणादायी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करके अपने आप को सफल बनाता है, बाद में वो दूसरे लोगों के लिए एक आइडल पर्सन के रूप में हो जाता है, आइडल पर्सन बन जाता है, लोगों का मार्गदर्शक बन जाता है। जिस प्रकार से जो गुलाब का फूल है वो कांटों के बीच में रहकर बाकी फूलों का मार्गदर्शक है, उनके लिए एक आइडल है कि इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी वो हमेशा हंसता रहता है। सेम उसी प्रकार से जब कोई इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करके अपने आप को एक ऊंचाई पर लेके जाता है, तो उसकी तरह जो और लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वो क्या होता है, सबक होता है, या फिर उनका एक आदर्श होता है। नेक्स्ट पंक्ति है, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का मतलब होता है निराशा। हमने कई बार सुना है कि आँखें और चेहरे बोलते हैं। बस इसी बात को कवि ने यहाँ पर इस पंक्ति द्वारा प्रस्तुत किया है। उनका कहना यह है कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसके चेहरे और उसकी आँखों से हमें वो बात तुरंत ही समझ में आ जाती है, और उसकी आँखों में वो चमक हमें दिखाई देती है। और सेम उसी प्रकार से अगर कोई निराश होता है या फिर दुखी होता है तो उसकी जो कुंठा है वह भी उसके चेहरों पर या फिर आँखों में दिखाई देती है, झलकने लगती है, जिससे उस व्यक्ति का जो जीवन है वो कितना निराश से भरा हुआ है इस चीज़ का हमें पता चलता है। ऐसे समय पर हर एक व्यक्ति को उस व्यक्ति को जीवन का जो महत्व है, जीवन की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाते हुए उसे आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति को, हर किसी को
चेहरे तथा आंखें पढ़ने आनी चाहिए, ताकि हम बिना बताए सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसे समझाकर उसकी मदद कर सके। नेक्स्ट पंक्ति है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कवि कह रहे हैं कि अगर हमसे लाइफ में कोई भी गलती हो रही है तो हमें उसकी चोट पहुंचनी ही पहुंचनी है, क्योंकि ये जो दुनिया है उस दुनिया में रहने वाले लोग एक जैसे नहीं होते। उनका नेचर, बिहेवियर, स्वभाव हमेशा अलग होता है, एक दूसरे से वो अलग होते हैं। और जिसकी वजह से उनमें कुछ समझदार ऐसे होते हैं जो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं, अपने काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, और उस काम को करते करते कभी कभी उनसे कोई नासमझी हो सकती है या फिर गलती भूल हो जाती है, और जिसकी वजह से उनके मन में असंतोष हो जाता है, कुछ भी निराशा आ जाती है उनके मन में, और जिसकी वजह से रिश्तों में क्या होने लगती है, दूरी आने लगती है। और ऐसे समय पर जो हमें सम्मानने वाले, हमारी भलाई चाहने वाले लोग हैं, जिनमें हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स आते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, कुछ खरी खोटी सुनाते हैं, कड़वी बातें सुनाते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी गलतियां हमसे हुई है, हम उन गलतियों में जो भी सही है और गलत है उसके बीच का फ़र्क समझ सके, और जो कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे फ़ायदे के लिए होती है। और जब हमें उन दोनों में फ़र्क समझ में आने लगता है तो हमारे जो भी विषाद है, मतलब दुख है, निराशा है, वो सभी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और हमारा जो मन है, वो हमारे मन की जो सोच और व्यवहार है, वो वापस से क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हम सभी को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भलाई के लिए की गई कोई भी जो कड़वी बातें होती है वो हमेशा मीठे के बराबर होती है। नेक्स्ट पंक्ति है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिज विषा। मतलब देखो, हमें पता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और वो तकलीफ़ें हमारे लिए जहर का काम करती है। इसीलिए जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जो जीवन है वो क्या है, जहरों से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारी समस्याओं और बाधाओं से भरा हुआ है। और जब तक हम इस जहर को पिएंगे नहीं, तब तक उसका परिवर्तन अमृत में नहीं होगा। कि मतलब जब तक हम जैसे कि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो सेम उसी प्रकार से जब तक हम उन समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और जैसे जैसे हम उन समस्याओं का सामना करते जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो बेहतर बनता जाएगा और अच्छा बनता जाएगा। और हमारे जीवन की जो आकांक्षा है, जो इच्छाएं हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक से अच्छा एक करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। ये हम सभी को पता है कि अंत में जाकर हम सभी को मृत्यु के हाथ लगना है, लेकिन उस मृत्यु के पहले हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने लाइफ में जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनका सामना करें, और उसका सामना करने के बाद हम एक सफल व्यक्ति बने। जब हम सफल व्यक्ति बन जाएंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और इस ज़िंदगी को सफल बनाने का जो जज्बा है वो हमें कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो जो मनुष्य है उसका स्वभाव ऐसा है कि अगर उसको कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी पीड़ा होती है, तो उसका जो मन है बार बार उसी चीज़ें के बारे में सोचता है, और बार बार उस पीड़ा या फिर दर्द का एहसास होने के कारण उसकी जो आंखें हैं वो अपने आप ही रो पड़ती हैं, उनमें से आंसू गिरने लगते हैं। और ऐसे समय पर हमें ये समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, तो उसके उस दुख में शामिल होकर हमें उस दुख को कम करना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति खुशी है, सुखी है, तो उस सुख को हमें उससे मिलकर बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हम अगर उसके सुख में किसी कारणवश अगर शामिल नहीं भी हो पा रहे हैं,
तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें हर हाल में उसके उस दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके उस दुख में शामिल होकर उसकी तकलीफ़ को कम करना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति है, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर कवि हमें ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये क्या है, रेल की दो पटरियाँ हैं। देखो, कभी भी रेलगाड़ी जब पटरियों पर चलती है तो उसके दोनों ओर दो पटरियाँ होती हैं। सेम उसी प्रकार से हमारी जो ज़िंदगी चल रही है, वो जो सुख और दुख है वो उनकी वही दो पटरियाँ हैं। जब रेल उन पटरियों पर चलती है तो रेल के साथ साथ पटरियाँ भी रहती हैं, लेकिन वो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, और जहाँ पर वो मिलती हैं वहाँ पर रेल नहीं चल सकती। उसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे नदी है, तो नदी के दो किनारे होते हैं, तो वो जो दोनों किनारे हैं वो कभी भी ना आपस में मिल नहीं सकते, वो हमेशा अलग ही रहते हैं। और जब नदी का पानी सूख जाता है तब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो किनारे क्या हो गए, एक हो गए। लेकिन उस समय नदी नदी नहीं रहती, क्योंकि उसमें कोई पानी नहीं होता है, और जिसके कारण नदी का अस्तित्व वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। सेम उसी प्रकार से जो हमारा सुख और दुख है वो कभी भी एक नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में सुख भी आते रहेंगे और दुख भी आते रहेंगे, लेकिन वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। अगर वो एक हो गए तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो जीवन का अस्तित्व है वो उस पर क्या किए जा सकते हैं, आशंका उठाई जा सकती है। मनुष्य को सुख और दुख को समान रूप से जानकर उसे स्वीकार कर उसे जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। हमारे लाइफ में आने वाली जो खुशियां हैं उन खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश इस पंक्ति में की गई है। इस पंक्ति में आसमान का मतलब है जीवन, सितारों की तुलना सुख से की गई है, और बादल ये क्या है, हमारे लाइफ में आने वाली समस्याएं। तो कवि ये कह रहे हैं कि जीवन रूपी जो हमारा आकाश है उसमें जब खुशियों की तरह जो तारे टिमटिमाने लगते हैं, तब उस समय का वर्णन करना हमारे लिए बहुत ही अवर्णनीय होता है। मतलब हम उसका वर्णन किस प्रकार से करें ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे लाइफ में आने वाली जो खुशियां हैं वो कुछ समय के लिए ही होती हैं। जिस प्रकार से रात में तारे टिमटिमाते हैं और सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं, सेम उसी प्रकार से हमारे लाइफ में आने वाली जो खुशियां हैं वो बहुत ही कम समय के लिए आती हैं, और जो दुख है वो दुख के बादल हमेशा उस पर छा जाते हैं। तो ऐसी निराशा से हमें हमेशा क्या करना है, अपनी खुशियों को बचाए रखना है, या फिर उसे बचाने की कोशिश करते रहना है। हमें हमेशा ऐसा प्रयत्न करना है कि जो भी हमारी खुशियां हैं उस पे जो दुख के बादल है वो कभी भी ना छा पाए, और हमारी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से खुशी खुशी हमेशा चलती रहे। क्योंकि अगर हमारी इस खुशी पर दुख के बादल छा गए तो हमारा जो जीवन है, आकाश रूपी जो जीवन है, वो क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो मन है वो हमेशा परेशान रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो दुख है वो हमसे कोसों दूर रहे। नेक्स्ट पंक्ति है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि हमारे लाइफ में हमारे जो अपने होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे हित चिंतक, स्नेही, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे लाइफ में होने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना हमारा जो जीवन है वो सफल नहीं हो सकता या फिर पूरा नहीं हो सकता है। इन्हीं की सहायता से हम अपने लाइफ को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और जिसके कारण उनके लिए हमारे मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, जिसे हम कभी भी भूलें ना। और
जब हम उनके साथ जो भी बिताई बातें होती हैं उनको याद करते हैं तो वह हमारे जीवन के संघर्ष में एक अमर गीत बन जाते हैं। और इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के जो गीत के स्वर है वो कहा गया है। नेक्स्ट पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में एक उच्च स्तर की बात की गई है और वो बात यह है कि जो मछली होती है उसका जीवन पानी में ही शुरू होता है और पानी में ही ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी भर वो पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो समुंदर का पानी होता है वो खारा होता है और जिसकी वजह से समुंदर में रहने के बाद भी जहाँ पर चारों ओर पानी दिखाई दे रहा है, फिर भी वो मछली को मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो लाइफ है वो हमारी लाइफ भी क्या है, उस समुद्र के खारे पानी की तरह समस्याओं से भरी हुई है। और अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमारी लाइफ में आने वाली जो दुख है उसकी गहराई तक, मतलब उन समस्याओं का सामना करके हमें दुख की गहराई तक जाना है, तब जाकर हमें आखिर में क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। और अगर हम दुख की गहराई तक नहीं जा पाएंगे तो हम भी क्या रहेंगे, हमारी जो आकांक्षाएं रहेंगी उसके लिए हमेशा प्यासे ही रह जाएंगे, सुख की तलाश में ही रह जाएंगे, वो सुख हमें कभी भी मिल नहीं पाएगा। और इसीलिए सोच समझकर ज़िंदगी के जो खारे समुद्र में जीना हमें सीखना चाहिए। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के कई जीवन मूल्य जैसे आदर्श, प्राकृतिक वैभव, जीवनानुभव, यथार्थ को व्यक्त करने की कोशिश की है। और ये सभी पंक्तियों में व्यक्त की गई जीवन के अनुभव हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक घटकों के माध्यम से प्राकृतिक वर्णन के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के लिए हमें यह कविता प्रेरित करती है। थैंक यू।